हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए उसको जानने से पहले रेगुलेटिंग एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसको समझेंगे। तो आइए समझते हैं रेगुलेटिंग एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो 1600 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन की एक महारानी है, उनका नाम है एलिजाबेथ एलिजाबेथ प्रथम। इनके द्वारा एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दी जाती है भारत या ईस्ट एशिया में व्यापार करने के लिए, और कहा जाता है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार 15 वर्षों के लिए प्राप्त होता है। 15 वर्षों के लिए प्राप्त होता है। हालांकि 1609 ईस्वी में यह अधिकार असीमित समय के लिए कर दिया गया। सोलह सौ नौ ईस्वी में असीमित समय के लिए यह अधिकार दे दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्राथमिक लक्ष्य है भारत के साथ या ईस्ट एशिया के साथ व्यापार करना, तो इसका प्राइमरी लक्ष्य क्या है? व्यापार करना। और ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 ईस्वी में भारत में होता है। और कंपनी का जो प्राथमिक लक्ष्य क्या है? भारत के साथ व्यापार करना। लेकिन कंपनी क्या करती है आगे चलकर, या भारत के राजनैतिक मामलों में हस्तक्षेप प्रारंभ कर देती है। तो कंपनी जिसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? भारत के साथ या ईस्ट एशिया के साथ व्यापार करना, लेकिन आगे चलकर कंपनी क्या करती है? राजनैतिक मामलों में हस्तक्षेप करती है भारत के, और उसको पहली सफलता मिलती है बंगाल क्षेत्र में। और इस दिशा में उसको पहली सफलता मिलती है बंगाल में 2 युद्धों के माध्यम से। एक है प्लासी का युद्ध और दूसरा है बक्सर का युद्ध। तो 2 युद्धों के माध्यम से बंगाल में राजनीतिक सफलता मिलती है कंपनी को। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, वहीं बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो बंगाल में जब राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो बंगाल में 1765 में द्वैध शासन लागू किया जाता है। और यह किसके द्वारा लागू किया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम से। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया जाता है 1765 में। और द्वैध शासन के माध्यम से जो बंगाल का प्रशासन है 2 भागों में डिवाइड था। पहला था कानून क्षेत्र और दूसरा राजस्व विभाग। कानून व्यवस्था सूबेदार के माध्यम से चलाई जा रही थी, वहीं राजस्व व्यवस्था दीवान के माध्यम से कराई जा रही थी। और यह दोनों कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? दोनों कार्य भारतीयों के माध्यम से करवाती थी, भारतीयों द्वारा करवाया जा रहा था। तो जो कानून व्यवस्था या राजस्व वसूलने का जो अधिकार है, जो कार्य है, किसके माध्यम से करवाया जा रहा था? कंपनी के द्वारा भारतीयों से करवाया जा रहा था। जबकि वास्तविक शक्ति किसके पास थी? कंपनी के पास थी। और इस द्वैध शासन के माध्यम से कंपनी के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा लूटपाट करना या लूटपाट की शुरुआत हो जाती है कंपनी के अधिकारी द्वारा। और एक समय बाद क्या होता है कि कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह रसातल की तरफ जा रही थी, और जबकि कंपनी के अधिकारी धनी होते जा रहे थे।
तो एक तरफ कंपनी के अधिकारी धनी होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो कंपनी है वह रसातल की तरफ जा रही थी। और 1772 तक आते आते कंपनी पूरी तरह घाटे में चली गई। और कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, 1772 में फंड की मांग की जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से फंड की मांग की जाती है कंपनी द्वारा। तब इस कंपनी के इस भ्रष्टाचार के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट को ज्ञात होता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करती है, पहली बार एक कानून लाती है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, और उस कानून का क्या नाम था, रेगुलेटिंग एक्ट था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा। और इस एक्ट के माध्यम से कंपनी क्या करेगी, पहली बार कंपनी को रेगुलेट करेगी। तो हमने देखा जब कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया और कंपनी घाटे में जा रही थी, वहीं कंपनी के अधिकारी धनी होते जा रहे हैं लूटपाट के कारण। तो जब इसकी सूचना ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचती है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पहली बार कंपनी को नियंत्रित करने के लिए एक कानून लाया जाता है। उस कानून का नाम क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए उसको समझने से पहले हम कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझ लें। कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना कब होती है, 1600 ईस्वी में होती है। अब इस कंपनी में कुछ शेयर धारक होंगे या शेयर होल्डर्स होंगे, और इन शेयर होल्डरों की संख्या कितनी थी, 217। अब इस कंपनी में जिसका 500 पाउंड शेयर होगा उसे कहा गया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। तो कंपनी में जिसका 500 पाउंड शेयर था उसे कहा गया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। और यही कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करेंगे। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करेंगे और इनकी संख्या कितनी होगी, 24। तो इसमें कुल 24 मेंबर होंगे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी का प्रशासन ब्रिटेन में बैठकर चलाया जाएगा। तो ब्रिटेन में कंपनी का प्रशासन किसके माध्यम से चलाया जाएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, जो कि सर्वोच्च संस्था होगी। और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर किसे कहा गया, कंपनी में जिसका 500 पाउंड शेयर था उसे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कहा गया। और यही कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर किसका चुनाव करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। और कंपनी का जो प्रथम गवर्नर था वह था टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ कंपनी का प्रथम गवर्नर था। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए इसका अध्ययन करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या किया जा गया, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास किया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो पहली बार नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है इस एक्ट के माध्यम से। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए। पहले हम देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में क्या परिवर्तन किया गया, फिर आगे हम देखेंगे भारत में कौन कौन सा परिवर्तन किया गया। तो ब्रिटेन में कौन से परिवर्तन किए गए, फिर हम देखेंगे भारत में कौन कौन सा परिवर्तन किया गया। जो कंपनी का प्रशासन है ब्रिटेन में, एक तरफ ब्रिटेन में चलाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ भारत में चलाया जाएगा। ब्रिटेन में जिसके माध्यम से कंपनी का प्रशासन चलाया जाएगा वह होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ब्रिटेन में कंपनी का प्रशासन किसके माध्यम से चलाया जाएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। वहीं भारत में कंपनी का प्रशासन किसके माध्यम से चलाया जाएगा, गवर्नर के माध्यम से। भारत में गवर्नर के माध्यम से प्रशासन चलाया जाएगा, जबकि ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के। और जिनकी संख्या कितनी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, कुल 24 मेंबर हुआ करते थे। और यह
किसके माध्यम से चुने जाते थे? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव होता था। जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाएगा, इसके तहत क्या किया जाएगा? जो 24 मेंबर हैं उनमें से क्या किया जाएगा? अब 6 मेंबर प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे? सेवानिवृत्त होंगे। तो 6 मेंबर यानी 1/4 मेंबर प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे? रिटायर होंगे या सेवानिवृत्त होंगे। और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर किसे कहा गया था? जिनका कंपनी में 500 पाउंड हुआ करता था उसे कहा गया था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। अब जो इसकी सीमा है उसको बढ़ाकर कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से कि 1000 पाउंड जिसका होगा उसे कहा जाएगा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर का कहा जाएगा। वही क्या करेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करेंगे। तो हमने देखा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन से प्रावधान किए गए, और एक प्रावधान किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? जो कंपनी का प्रशासन है या राजस्व मामला है उससे संबंधित सूचना अब किसको देगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगा। अब हम देखेंगे भारत में कौन सा परिवर्तन किया गया। तो भारत में पहला जो परिवर्तन किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल बना। तो जो कंपनी का प्रशासन है किसके माध्यम से चलाया जा रहा था? गवर्नर के। और हर प्रांत में क्या होते थे? एक गवर्नर। जैसे यहाँ बंगाल प्रांत है, यहाँ भी प्रशासन कंपनी का गवर्नर के माध्यम से चलाया जा रहा था। और यहाँ मुंबई प्रांत है, मुंबई प्रांत में भी गवर्नर के माध्यम से प्रशासन चलाया जा रहा था। और यहाँ है मद्रास प्रांत, मद्रास प्रांत में भी एक गवर्नर हुआ करता था, इसके माध्यम से कंपनी का प्रशासन चलाया जा रहा था। अब क्या होगा? जो बंगाल का गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। जब इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, जो अन्य प्रांत है जैसे मुंबई प्रांत है, यहाँ पर मद्रास प्रांत है, अब यह क्या करेगा? इनको कंट्रोल करेगा। तो बंगाल का गवर्नर अब क्या करेगा? जिसको गवर्नर जनरल बना दिया गया है वह अन्य प्रांतों के गवर्नर को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। अर्थात बंगाल के गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं इस एक्ट के माध्यम से। तो हमने देखा पहला परिवर्तन किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स बनता है। तो जब यह गवर्नर जनरल बन जाएगा तो कुछ मामलों में क्या करेगा? बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और दूसरा परिवर्तन क्या होता है कि बंगाल में एक प्रशासक मंडल का गठन किया जाता है, गवर्नर जनरल और 4 सदस्य शामिल कानून बनाने का अधिकार इनको दिया जाता है। तो क्या होगा? जो गवर्नर जनरल था बंगाल का पहले स्वतंत्र हुआ करता था कोई फैसला लेने में, लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाएगा इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? एक काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुल कितने सदस्य होंगे? 4 सदस्य होंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या किया जाएगा? गवर्नर जनरल को असिस्ट करने या सलाह के लिए, गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया जाएगा। उस परिषद का नाम क्या है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और उसमें कितने मेंबर होंगे? 4 मेंबर होंगे। 4 मेंबर के साथ साथ एक गवर्नर जनरल होगा इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की सलाह के लिए। तो गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया इस एक्ट के माध्यम से। अगला परिवर्तन क्या हुआ कि 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि बंगाल में या कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी इस एक्ट के माध्यम से। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में कब की जाती है? 1774 ईस्वी में
इस एक्ट के माध्यम से स्थापना की जाती है। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो बंगाल अर्थात कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बना वह था इलियस इम्पे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है इस सुप्रीम कोर्ट का। इलियस इम्पे को सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, इलियस इम्पे को। तो हमने देखा कल इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में क्या किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया, इलियस इम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अगला प्रावधान क्या किया गया इस एक्ट के माध्यम से कि कंपनी के कर्मचारी के निजी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। अर्थात जो कंपनी के अधिकारी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वह अब निजी व्यापार नहीं कर सकते। तो हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कौन कौन से परिवर्तन किए गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर में कौन सा परिवर्तन किया गया। फिर हमने देखा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जब गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा बंगाल के गवर्नर को, तो यह क्या करेगा, कुछ मामले में अन्य प्रांतों के गवर्नर को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। और इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और इस सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया, एलिजा इम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है इस सुप्रीम कोर्ट का। सॉरी, यहाँ एलिजा इम्पे होगा, इलियस इम्पे के स्थान पर एलिजा इम्पे होगा। और अगला प्रावधान किया गया कि कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को प्रतिबंधित किया गया इसके माध्यम से। तो आज की क्लास में हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा। इसके अंतर्गत देखा कौन कौन से प्रावधान किए गए, रेगुलेटिंग एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका अध्ययन हम लोगों ने किया। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।